मतलब मम्मी पापा को इतनी समझ नहीं थी उस चीज़ की, हाँ, ये पेंटिंग क्या होता है, इसके अंदर कुछ पता नहीं था उनको। तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आर्टिस्ट के लिए? जो अवार्ड एक बार ले चुके हैं आप, उस अवार्ड को 8 बार लेने का क्या सेंस है? बच्चों को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। और उनको ये बता दिया गया है कि तुमको सब आता है, मतलब उनको कॉलेजेस में ना बच्चे लड़के लड़की की रिलेशनशिप्स में लग जाते हैं, अपने काम से भटक जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप क्या बोलोगे? उन्होंने एक मूर्ति का पेंटिंग बनाया था, लाइव बनाया था, तो वहीं से हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं लोगों के बारे में लिखता हूँ, मैं जो जिनसे मिलता हूँ मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि यार क्या आदमी है, नहीं, किसने मेरे से क्या बात की, ये किस टाइप का आदमी हो सकता है। मैं वो थोड़ी चीज़ ज़्यादा लिखता हूँ। स्वागत है आपका दी आर्टिस्ट पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय ओल आर्ट स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करणवीर। आज जिस कलाकार से हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनके लिए मुझे सागर सिद्दीकी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नज़र, कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नज़र, आज वही रौनके बाजार नज़र आते हैं। अरे वाह। हमारे दुर्गेश अटल साहब, नमस्कार नमस्कार करण जी। कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया। क्या बात है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। राजस्थान आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, राजस्थान अच्छा है, राजस्थान बहुत अच्छा है, जी स्पेशली जयपुर। हाँ, जयपुर का अपना एक अलग रौनक है, अलग मज़ा है, अलग हवा है जयपुर की, है ना। अपने बारे में बताइए सर थोड़ा सा हमें। मैं राजस्थान के जयपुर के छोटे से गांव नायला से बिलोंग करता हूँ, जी और अपनी शुरुआती शिक्षा मेरी वहीं से हुई है। उसके बाद मैं जयपुर आ गया था 11th-12th में, और यहाँ से बैचलर मास्टर्स मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2017 में मास्टर्स पास आउट है मेरा। जी, और उसके बाद फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ। और अभी भी? हाँ जी, जी फिर बीच में जॉब भी की मैंने, हाँ, 3 साल जॉब की, अभी जस्ट कुछ दिन पहले रिजाइन किया मैंने। अच्छा, ये कॉलेज में किसी? यूनिवर्सिटी है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अच्छा, तो वहाँ मैंने पढ़ाया जी। 3 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उससे पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्कूल से भी पढ़ाया। अभी फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ, अपना स्टूडियो रन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को कुछ दे पाऊँ। बिल्कुल जी सर, हम उनका काम देख रहे हैं तो इस काम में मुझे राजस्थान की बहुत अच्छी छवि नज़र आ रही है, जी। और मीडियम है चारकोल, तो इस चारकोल के प्रति आपका क्या लगाव रहा है शुरू से? देखो, चारकोल जो मीडियम है वो तो कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से ही चल रहा है। मतलब जो सबसे पहला मीडियम अगर अपन किसी को बोलेंगे जी। तो चारकोल है ना। अच्छा, आदि मानव ने भी जो पहला मीडियम कुछ किया होगा तो चारकोल ही किया होगा, है ना, मेरे हिसाब से। बाकी चारकोल से मैं अपने आप को ज़्यादा करेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि पहला तो ये इजीली अवेलेबल था मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, जिस गांव के ग्रामीण परिवेश से हूँ, जी वहाँ पे कोई आर्ट मटेरियल तो बहुत दूर की चीज़ है। मतलब कलर पेंसिल मिलना ही मुश्किल है, ऑयल कलर एक्रिलिक तो बहुत दूर की चीज़ है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे कोयला, मतलब कोयला नॉर्मली मिल जाता है कोई भी प्रेस की दुकान पे, या वैसे ही नॉर्मल हम लोग चूल्हा जलाते हैं तो कोयला निकल जाता है। निकल जाता या है। फिर वो ट्रक का जो पीछे का साइलेंसर होता है उससे हम लोग निकालते थे, अच्छा, है ना। हाँ, तो उसमें के पीछे साइलेंसर के अंदर से कोयला निकलता? उसके अंदर से ग्रीस निकलती थी, तो हाँ। उसको सुखा के हम पाउडर बना देते थे, तो उससे भी थोड़ा काम करते थे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी हमारे लिए। हाँ, मतलब वो इस चीज़ थी कि कुछ मिल गया करने के लिए। पहले जब न्यूज़पेपर्स में हम देखते थे कि यार वो स्केच बने हुए होते थे, पेंटिंग बनी होती थी, हम सोचते बनती कैसे यार, ये स्केच पेन से, स्केच पेन ही अवेलेबल था, हम सोचते थे बनती कैसे यार ये, तो हम ट्राई करते थे उससे बनाने की, लेकिन वो बनती नहीं थी। तो समझ नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी उस टाइम। धीरे धीरे समझ में आया, धीरे धीरे कॉलेज लाइफ में आया, कॉलेज लाइफ तक भी पता नहीं था। अच्छा, बताया किसने आपको आर्ट के बारे में कि इस तरफ ही जाना है? एक्चुअली मेरे भैया काम करते थे, मेरे भैया पेंटिंग करते थे स्टार्ट में, बचपन में। जैसे हनुमान जी हो गए, जैसे उस टाइप पे कार्टून, ये कार्टून सीरीज होती थी, जैसे डोगा हो गई, नागराज, ध्रुव, है ना, इस तरह की चीज़ चलती थी उस टाइम। हमारी इंडिया की कॉमिक। तो भैया को बहुत शौक थे पढ़ने का और वो बनाने का, तो उन्होंने छोड़ दिया, मैंने पकड़ लिया। तो ऐसा रहा कि फिर उन्होंने ही थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट किया, गाइड किया थोड़ा सा, उन्होंने मतलब सपोर्ट किया, नहीं तो मुश्किल था। क्योंकि गांव में क्या है कि जैसे ज्योतिबा फुले जी कहते हैं कि अगर आप परिवर्तन की राह पर चलोगे तो सबसे पहला विरोध आपका अपने घर से होगा, हाँ, है ना। तो घर में ही वो विरोध था। सपोर्ट करती थी हमको? मतलब मम्मी पापा को इतनी समझ नहीं थी उस चीज़ की, हाँ, ये पेंटिंग क्या होता है, इसके अंदर कुछ पता नहीं था उनको। तो वो उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जो भी सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया। सही बात। लेकिन समझ तो नहीं थी उनको। एक बार तो यही था कि चपड़ासी बन जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए कैसे भी करके ना, ये उनका एक थोड़ा सा थिंकिंग था। वो अपनी जगह सही है, सही बात। क्योंकि बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड से थे जहाँ से मुश्किल था गुजारा करना। जी, तो उन्हें भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया। क्या बात। भैया ने मेरे लिए कॉलेज ढूंढे, स्कूल ढूंढे,
मतलब जयपुर हमारे लिए दूर था, वो दूर की चिड़िया थी हमारे लिए जयपुर। अच्छा। तो वो जयपुर आते थे, वो ढूंढते थे, चारों तरफ चक्कर काटते थे, शाम को आकर मेरे को रिपोर्ट करते थे, यार कुछ मिला नहीं, कुछ कुछ पता नहीं कहाँ है। क्या? लेकिन उस टाइम तक इंटरनेट भी इतना डेवलप नहीं था, गूगल का ज़्यादा अपना मतलब गूगल मैप का इस्तेमाल कर पाए, हाँ, सबके लिए अवेलेबल नहीं था। नहीं था अवेलेबल, था फ़ोन ही नहीं था एक्चुअली। हाँ। प्लस आसपास खूब ढूंढा कि कोई पेंटिंग करता है क्या कोई बंदा, आसपास गाँव में ढूंढा चारों तरफ। तो भैया का ये रहता था कि गाँव में जा के वो बात करते थे कि कोई फ़ोन पे बात करते थे कि कोई है कि तुम्हारी पेंटिंग करता है क्या। तो नहीं मिला उनको फिर, लेकिन एक भैया ने बड़ी मेहनत करी आपकी। बहुत मेहनत करी भैया ने, बिल्कुल। फिर एक दिन गलती से उनको एक स्कूल मिल गया जयपुर में, तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई हमारी। कौन गुरु रहे आपके? देखो, शुरुआती तौर पे कह सकते हैं कि राजेंद्र जी प्रसाद हमारे गुरुजी थे, जिन्होंने 11वीं में हमें पढ़ाया। अच्छा। उसके बाद फिर और भी काफ़ी गुरुजी रहे, जैसे जैन सर थे, है ना। इसके अलावा जहाँ से मेरा, मैं कह सकता हूँ कि टर्निंग पॉइंट रहा, जहाँ से मुझे कुछ मेरी लाइफ चेंज हुई, वो थे हमारे शुभंकर सर जी। कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के थे वो। और वो हमारे कॉलेज में एक बार डेमोस्ट्रेशन देने के लिए आए थे। एक्चुअली कॉलेज में तो कोई एकेडमिक्स कुछ था नहीं। हाँ। तो सबसे पहले जो रियलिस्टिक काम देखा कि कैसे होता है, उन्होंने एक मूर्ति का पेंटिंग बनाया था, लाइव बनाया था। तो वहीं से हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, अरे ये क्या है, सेम कैसे बना दिए? हाँ ये क्या है, मतलब फिर उन्होंने काम दिखाया, और वो ऐसे एकदम रियलिस्टिक हाइपर रियलिज्म काम, एकदम इम्प्रेशनिज्म काम, ऐसे ऐसे काम दिखा दिए कि हम तो बिल्कुल एकदम मतलब बेहोशी की हालत में हो गए कि यार ये क्या है, ये अपनी समझ से बाहर है। हाँ। मतलब वो आदमी हमारे लिए एक तरह से भगवान हो चुकी थी कि यार ये कुछ अलग ही है। फिर है ना, सोचा कि उन्होंने इनवाइट किया कि आप स्टूडियो आने, कभी बैठेंगे बात करेंगे। क्या? तो फिर कुछ दिन तो जाना नहीं हुआ हमारा, फिर एक दिन वैसे ही कोई प्रोग्राम बन गया। एक्चुअली कॉलेज का छुट्टी था, एक दिन हम लोग गलती से पहुंच गए थे। अच्छा, यहीं पास में ही रहते थे? हाँ, मेरा मित्र था भानु, तो हम दोनों ने बात की कि चलो सर के घर चलते हैं, सर के स्टूडियो में चलते हैं। तो वो गलती से चले गए, हम वो चले गए, वहीं से लाइफ चेंज हो गई हमारी। जब वहाँ जाके देखा बच्चे काम कर रहे हैं, एक माहौल है, जो सोचते थे कि यार आर्टिस्ट बनेंगे, ऐसा करेंगे, वो चीज़ हमें पहली बार वहाँ देखी। मतलब वो ऑलमोस्ट कॉलेज के एंडिंग टाइम था, वो फोर्थ ईयर का टाइम था लगभग। सबसे पहले वो चीज़ हमने वहाँ देखी। बच्चे ना निकल के आते ही नहीं है, एक तो शर्म उसके हाँ। अंदर इतनी होती है, घबराहट होती है। शाईपन बहुत ज़्यादा, हाँ, बच्चों की गलती नहीं है। हाँ। एक्चुअली बच्चों को जब शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही कोई गाइडेंस नहीं मिलती ना, तो बच्चा थोड़ा सा ये सोचता है कि कुछ नहीं है इस फील्ड में, अपन गलती से आ गए और गवर्नमेंट जॉब लगना है, बस यही सोच रहती है बच्चों की। अभी भी 90% बच्चों की यही सोच है, गवर्नमेंट जॉब लगना है, जो एक गलत है पूरी तरह मेरे साथ। तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आर्टिस्ट के लिए? देखो, अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कॉलेज लाइफ में ठीक से काम कर लिया एकेडमिक तौर पे ढंग से, हाँ। तो आपको ये इस सवाल को पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको अगर काम आता है, आपके अंदर स्किल है, हाँ। तो काम मिलेगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। काम खूब है, काम कराने वाले खूब है। अच्छा, लाइक फ्रीलांस बहुत अच्छा बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत पैसा है। अच्छा। आपके अंदर होना चाहिए लेकिन टैलेंट पहले तो। और देखो, लिंक तो धीरे धीरे बनता है, ऐसा तो नहीं पहले दिन आया आपको सब जाने लगे। धीरे धीरे आज मैंने वहाँ डेमो दिया, आज वहाँ डेमो दिया, वहाँ एग्जीबिशन की, तो लोग हर एग्जीबिशन में 2 नए लोग मिलते हैं। इस फील्ड में लोग इतने एक्सेप्टेबल हैं कि कोई नया आ रहा है तो उसको प्रोत्साहन दे, उसको सपोर्ट करे? नहीं, देखो जयपुर में जो यहाँ पर थोड़ा सा लॉबी वाला माहौल है, जो मतलब कह सकते हैं कि जो जैसे ललित कला अकेडमी हो गई, ये कुछ लोगों के कंट्रोल में है। तो पॉलिटिक्स कुछ लोग, बिल्कुल, कुछ लोग सालों से कब्जा जमाए बैठे हैं। अच्छा। कोई भी मतलब क्या बोले अपन, स्कॉलरशिप हो गई, कोई भी फॉरेन ट्रिप हो गया, वही लोग जा रहे बार बार। अच्छा। मतलब वही लोग सेम रिपीट हो रहे हैं, मतलब कोई नियम नहीं है किसी को वही लोग स्टेट अवार्ड ले रहे हैं बार बार। मतलब आप मानोगे कि 8-8 बार स्टेट अवार्ड लिया है। जो अवार्ड एक बार ले चुके हैं आप, उस अवार्ड को 8 बार लेने का क्या सेंस है? मतलब ये आप बच्चों का हक खा रहे हो एक्चुअली। जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, जो पास आउट बच्चे, जस्ट पास आउट मेहनत कर रहे हैं, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। उनकी तो पेंटिंग को साइड में रख दिया जाता है कि साइड में रखो इसको। ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी यहाँ पर। देखते हैं, कर रहे हैं प्रयास के लिए, जी, उधड़ेंगे, इनको चिंता मत करो, बिल्कुल सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये खाली प्रॉब्लम राजस्थान में, आगे सब जगह ही है, हर जगह ही राजस्थान में हम लोग रहते हैं इसलिए हमें पता है। हमें पता है कौन कौन है, हाँ, वो पता है हमें। तो जैसे आपने बताया कि कॉलेज टाइम पे निकलना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप निकले तभी आपको एक टर्निंग पॉइंट मिला आर्ट की तरफ। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो कॉलेज में आ जाते हैं, फिर अपने खर्च के लिए काम करना शुरू करते हैं, इधर उधर की कम से कम कुछ खर्च मिल जाए, अपना कॉलेज में हो जाए। तो आपने अपने कॉलेज टाइप पे खर्च ये काम करना शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग क्या करते थे कि मुझे याद आ रहा है अभी, हम लोग एक तो स्कूलों में पढ़ाते थे, हम इस कॉलेज में पढ़ते हुए आप? हाँ, स्कूलों में सुबह 1 घंटा पढ़ा के आ गए। अच्छा। मेरा तो ये शेड्यूल रहता था। मैं गांव से आता था एक्चुअली, गांव से 3 बस बदल के मैं आता था, तो बीच में एक बस बदलता था मैं, गाँव था वहाँ पे 2 स्कूलों में पढ़ाता था मैं। अच्छा। 2 स्कूलों में पढ़ा के आ गया, तो मेरा वहाँ से थोड़ा हो जा रहा था। प्लस थोड़ा सा मैं जैसे लाइव स्केच करता था वहाँ पे, पहले अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ के। अल्बर्ट हॉल एक जगह है यहाँ पे, टूरिस्ट पैलेस है, हाँ।
तो वहाँ पे जाके मैं 10-10 रुपये 20-20 रुपये में स्केच करता था, तो मेरा वो किराया निकलना, मतलब कचौरी खाना, वो सब निकल जाता था मेरा, तो वो अच्छा लगता था, लाइफ अच्छी होती थी उस टाइम, है ना। और भी दोस्त थे बहुत सारे, सब मिलके हम ऐसे ही मजे यहाँ तो काफी फॉरनर्स आते होंगे, तो चलो टूर्नामेंट काफ़ी है जयपुर में, काफ़ी है ना, काम हो जाता है। काफ़ी है। तो जब आप स्टूडेंट टाइम पे काम करते थे, और आजकल वॉल पेंटिंग भी बहुत चलती है, ग्राफिटी बहुत चलती है, जाके लोग बच्चे काम करते हैं उसमें, तो क्या मार्केट में प्रॉब्लम ये रहेगी ना, पैसे मिलते नहीं है टाइम पे, तो आपके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है? बिल्कुल है, बहुत फ्रॉड, मतलब मार्केट में अच्छे लोग कम है, बुरे लोग ज़्यादा है। मार्केट में जो फ्रॉड लोग करने वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादा है ना। जैसे हम लोगों ने काम किया कहीं पे, तो काम कर रहे हैं तब तक ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, सब खाना खा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, काम होने के 10-15 दिन बाद सब ठीक है, तो जी पेमेंट मांगते हैं ना, तो वही हम खराब लोग हो जाते हैं उनके लिए। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट काम करेगा फिर? ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन देखो यही है कि आर्टिस्ट को ही एकजुट होना पड़ेगा, आर्टिस्ट को ही संगठन में आना पड़ेगा, और अपना एक ग्रुप बना के उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी उस आदमी की, पर्टिकुलर आदमी की, कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, ताकि वो बाइकाट हो पाए, आगे किसी बच्चे का वो गलत यूज़ न कर पाए, है ना। आप जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो ये काफ़ी लोग हैं, नाम तो क्या ले उनका, देखो जैसे मैं दुबई गया था, दुबई में मेरा फ्रॉड हुआ, वो मुझे जो जानते हैं वो सब उनका नाम जानते हैं, अच्छा है ना। वो सब हमने काम किया अच्छे से, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आगे सब ठीक है। आने के बाद भी हमने 2-3 साइट देख ली, सोचो आप, अच्छा है ना। उसके बाद वो लोग मुझ पर हरेसमेंट का आरोप लगा रहे हैं, मतलब एक लड़की थी, वो बोल रही कि मेरा हरेसमेंट किया, पैसे ना देने के चक्कर। सिर्फ पैसा नहीं, क्योंकि पैसा काफ़ी बन गया था, पैसा 1.5-2 लाख रुपये बन गया था मेरा, हाँ, पहले का भी कुछ बाकी था 50-60 हज़ार रुपये, सिर्फ वो न देने के कारण वो इतना बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने। मतलब मेरे लिए तो वो ऐसा पॉइंट था कि सुसाइड कर लूँ मैं, मतलब मेरे लिए तो वो पॉइंट था वो। तो मेरा ये था कि इसको तो मैं पुलिस में जाऊँगा, मैं बात करूँगा, जो भी होगा जो देखा जाएगा। लेकिन थोड़ा वही है ना, घर वाले बस वही, फिर आपने आवाज़ नहीं उठाई? और उठाई मैंने, लेकिन घर वालों की आगे झुकना पड़ता है ना, घर वालों ने बोला कि चलो क्या करना है, बदनामी हो जाएगी, वो सब। बाकी मैं इंटरव्यू के जरिए बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे, अगर स्पेशली नए बच्चे जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे आते हैं, वो थोड़ा सावधान रहे, उनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इस मामले में। कुछ दिन पेमेंट करेंगे और फिर लंबा काम करवा के आपको साइड में कर देंगे, और आप कुछ नहीं कर पाओगे उनका, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप उनका, क्योंकि बहुत पावर वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। सही बात है। तो अगर आप नाम तो क्या लेना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, नाम वो जो मुझे जानते हैं वो सबको पता है कौन है वो, सबको पता है। आप अगर बाहर इंटरव्यू के बाहर पूछेंगे तो लोग बता देंगे आपको, है ना, काफ़ी लोग हैं। तो दुबई आप उनकी वजह से गए थे काम के लिए वहाँ? हाँ जी। और भी आपने कहीं विजिट किया है इंडिया से बाहर काम? नहीं, इंडिया से बाहर वैसे मेरा शो हुआ है, यूएस में अभी शो था मेरा जनवरी में जी, वो भी सोल्ड आउट था पूरा। अच्छा। और बाकी इंडिया लेवल पे तो मेरा शो होता रहता है काफ़ी। हाँ, मैंने आपसे बात करने से पहले भी पीछे बात हो रही थी, तो बोला था कि आपका काम बनने से पहले बिक जाता है, तो हाँ कह सकते हैं मतलब बनने से पहले क्या, लेकिन हाँ ये पता होता है कि ये काम निकल जाएगा, ऐसा कोई मतलब ये सोचना नहीं पड़ता कि ये काम निकलेगा नहीं निकलेगा, है ना, वो इशू नहीं है। थोड़ा सा कमर्शियल टच है मेरे काम में, सही बात बताऊँ तो, क्योंकि राजस्थानी पगड़ी थोड़ा वो ये चीज़ें फॉरेनर लोगों को बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद आती है। ठीक है। और आप जो स्पेशली ये करते हैं, इसके अलावा भी कुछ और करते थे आप, कि अभी एकदम से आपने डेवलप किया कि राजस्थानी थीम को लेके चलना है? हाँ, थोड़ा सा मैं पहले पॉवर्टी को लेकर ज़्यादा काम करता था, जैसे मेरा किसी पेंटिंग आप देख रहे हैं, तो वो थोड़ा बच्चों का पॉवर्टी उस तक भी मन में था, पता नहीं क्यों था वो, लेकिन वो उस टाइप की चीज़ें भी करता था। मेरे को स्टेट अवार्ड भी उसी पेंटिंग में मिला। अच्छा। हाँ, फिर धीरे धीरे ये राजस्थानी वाला मैं करता था पहले भी, लेकिन पहले इतने बड़े लार्ज स्केल पे नहीं करता था। हाँ, धीरे धीरे बड़े पोर्ट्रेट हाँ, बोल के आते हुए बड़े पोर्ट्रेट मैंने कॉलेज टाइम से शुरू कर दिए थे। मुझे पता नहीं छोटे पोर्ट्रेट में मज़ा ही नहीं आता था, मतलब करता था बहुत मेहनत, लेकिन कोई देखता ही नहीं था, चलता क्या है। समझ में आया कि बड़ी पेंटिंग को लोग ज़्यादा देख, उसको लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, चाहे नेगेटिव करो चाहे कैसे करो, पर उसको देखते थे लोग। तभी आपने बड़े बड़े कैनवस। हाँ, फिर मैंने बड़े ही करना शुरू कर दिया। बच्चों का डर भी होता है कि बड़े कैनवस एकदम से खराब हो जाएंगे, क्यों करे? हाँ, एक्चुअली पहले पेंसिल में करता था काम मैं। पेपर पे मैंने एक पेंसिल का, मुझे याद है कि मैंने एक 5x7 या 8 फीट की मैंने पेंटिंग बनाई थी, फुल फिगर। बांग्लादेश का कुछ काम किया था हमने जी, है ना, तो वहाँ का मॉडल था एक्चुअली, वो वहाँ का काम किया था मैंने, पेंसिल में किया था पूरा वो। उसको भरने में मेरे को पूरा महीना 1.5 महीना लग गया, यार ये तो नहीं हो पाएगा अपने से, ये तो मुश्किल काम है। तब फिर थोड़ा चारकोल तो किया ही है थोड़ा बहुत, अब इसको थोड़ा सा बड़े पे करते हैं। फिर बड़े पे जब रिजल्ट आएगी, जो पेंटिंग में महीने भर में कर रहा था वही पेंटिंग में 2 से 3 दिन में करने लग गया, बड़े काम। तो फिर वो कहते नहीं शेर के मुंह खून लग गया बस। अरे तो फिर वो चलता रहा रेगुलर। सही बात है। आजकल आर्ट के लिए ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं,
जो आर्ट की कहीं ना कहीं परिभाषा ही बदल रहे हैं हाँ कि बहुत सुंदर दिखना चाहिए, बहुत एस्थेटिक होना चाहिए, उसको प्रेजेंट इस तरीके से कर रहे हैं। तुम ऐसा नहीं लगता कि असली जो आर्ट है जिसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है वो बहुत उसकी जो रीच है वो बहुत कम हो जा रही है इन सब चीज़ों की वजह से। नॉर्मल लोगों के लिए जो बिगिनर्स है उन तक वो सही बात पहुंच नहीं पा रही पहले, वो उसी को आर्ट समझ ले रहे हैं। सही बात है आपकी, वो थोड़ा ठीक है, कमर्शियल टच ज़्यादा आ रहा है, और मेरी पेंटिंग में भी है, देखो मानता हूँ मैं, लेकिन ठीक है। एक्चुअली इसका रीज़न जो मेन है ना वो है कॉलेज लेवल पे वो गाइडेंस ना मिल पाना, है ना। कॉलेज लेवल पे एक तो एब्स्ट्रैक्ट का इतना नाम बदनाम हो चुका है, इतना कॉन्सेप्चुअल का इतना नाम बदनाम हो चुका है कि बच्चे को पहले फर्स्ट ईयर में क्या बोलते हैं, कैनवास लो और कुछ भी करो इस पर। अच्छा, मतलब नो स्टिल लाइफ, नो स्केचिंग, नो एकेडमिक, नो कुछ भी नहीं, कुछ भी करो, तो वो बच्चे का दिमाग वहीं खराब हो जाता है। इस चक्कर में उसका नाम खराब हुआ है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ खराब नहीं है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर अपने टीचरों ने नाम खराब कर दिया उसका। सबने नहीं, कुछ है जो टॉप पे बैठे हैं तो कर दिया उन्होंने ना। स्टडी होनी चाहिए पहले। स्टडी देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तो अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो मुश्किल है। फिर वही बात आएगी ना कि आप देखो जो कॉन्सेप्चुअल कर रहे हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं बड़े लेवल पे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो तो आगे निकल जाएंगे, वो तो उस चीज़ को अपने आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जिनकी नहीं है ना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो गुजारा नहीं हो पाएगा उनका, कैसे करेंगे। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है वो अपने काम को आगे तक कैसे लेके जाएं, एग्जीबिशन तक कैसे पहुँचे, चीज़ों को अपने काम को दिखाएं कैसे। सोशल मीडिया तो है ही, लेकिन जैसे एग्जीबिशन तक आना, काम सेल करना, ये कैसे पॉसिबल होता है? गरीबों की जो बात आप बोल रहे हो कि डीपी राय चौधरी जी ने एक बात कही है कि कला किसी की बपोती नहीं है, अच्छा, है ना। तो जिसका इंटरेस्ट है जो काम करेगा, ढंग से लग के करेगा, तो किसी के मतलब क्या बोलूँ मैं, कह सकता हूँ कि किसी के माइकल में दम नहीं कि उसको रोक पाए वो। बिल्कुल, है ना। आपको काम करना है, एक तो मेन बात पहले है। बच्चे आप मेरे पास आते हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज आते हैं कि सर कुछ काम दे दो। तो मैं जब काम देखता हूँ तो बच्चों वाला काम बिल्कुल, मुझे कुछ काम मेहनत तो कर, तूने मेहनत क्या की है, मतलब बैचलर पूरी हो गई, मास्टर पूरी हो गई, लेकिन अगर बोलूँगा एक बॉक्स बना दे तो बॉक्स नहीं बनेगा उनसे। एक कलर में एक सिंपल फिलअप कर दे, नहीं कर पाएंगे। कितना वीक है। तो वो 6 साल उन्होंने करी है, बस टाइम वेस्ट किया है, और बस वही लोडियाबाजी में किए पूरा काम। यहाँ पर आर्ट को लेके बहुत लोग ना मिसगाइडेड भी हैं। तो राजस्थान में आर्ट एजुकेशन को लेके क्या स्थिति है उसकी? स्थिति काफ़ी डामाडोल है अभी। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज 2 ही है अभी, जो जयपुर के अंदर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। अच्छा, है ना, दोनों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थिति कुछ समय पहले ठीक थी, अभी बिल्कुल ख़राब है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थिति शुरू से ही ख़राब रही है। लेकिन अभी मैं कुछ दिन मैं वहीं से पास आउट हूँ। कुछ दिन पहले मैं जब गया था तो वहाँ पे डिस्प्ले हो रखा था, शायद पता नहीं किसका था, वो फाइनल ईयर का था, किसका था। डिस्प्ले के पीछे जो दीवार थी उससे पूरी पे कंध लगी हुई है, पूरी दीवार पे काला काला जमा हुआ है। तो जब मैंने उनके ऑफिस देखे, उनके जो बाबू है, जो वहाँ के प्रोफेसर है, उनके ऑफिसों को उन्होंने चमका रखा है, एकदम ऐसी टाइप करवा रखा है पूरा। और जो दीवारें जो जहाँ पे बच्चे काम करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनका मतलब उनका पेंट करने तक का पैसा नहीं है उनके पास, और 1.5 लाख 2 लाख सैलरी उठा रहे हैं ये लोग। इनको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए इनको मेरे हिसाब से। अपने पैसे थोड़ा सा कर दो भाई, अगर बजट नहीं है तुम्हारे पास, बजट तो आता है, सब आता है, इसको तुम लगा देते हो कहीं ना कहीं, है ना। कम से कम जब बच्चे बदलने की जरूरत है, इसके लिए संगठित होने की जरूरत है। और सभी कला आर्ट लवरों से, आर्ट या फिर कला के चाहने वाले लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा उठायापन करें सब मिलके, ताकि कुछ भला हो पाए। सही बात है। एक्चुअली भी हालत ख़राब है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, इतना हालत ज़्यादा ख़राब है, बच्चों को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। और उनको ये बता दिया गया है कि तुमको सब आता है, मतलब उनको कुछ कंपोजिशन की बातें बता दी गई है। उनको स्टिल लाइफ नहीं आता, स्टिल लाइफ के लिए बोलोगे ये मेरा काम थोड़ी है। अच्छा, पोर्ट्रेट के लिए बोलोगे ये मेरा काम थोड़ी है, मैं तो पेंटिंग करता हूँ डायरेक्ट। तो लाइव नहीं करते वो? कुछ नहीं, वो उनके कोर्स में ही नहीं है, मतलब कोर्स में है लेकिन उनके दिमाग में बिठा दिया गया कि ये तुम्हारे लिए फालतू चीज़ है। मतलब फैकल्टी में ही फैकल्टी की तरफ से भी है, इतनी फैकल्टी है ही नहीं ना। अच्छा, पूरे कॉलेज में अगर आप कहो कि एक फैकल्टी है, पूरे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में केवल एक फैकल्टी है, जहाँ 15 से 20 फैकल्टी होनी चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे 1 या 2 फैकल्टी है। अभी हमारे टाइम पे भी 1-2 ही थी, अभी भी एक ही है, वही एक है। तो उनकी भी मैं गलती नहीं मानूंगा, मतलब उनकी गलती नहीं, वो भी बेचारे होपलेस है, क्या करें अब। अकेला कौन फर्स्ट ईयर लेगा, सेकंड ईयर लेगा, थर्ड ईयर लेगा, फोर्थ ईयर लेगा, मास्टर लेगा, अकेला कहाँ लेगा, क्या लेगा। सही बात है। तो वो फिर कोई चीज़ नहीं लेता। तो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों के यहाँ पर? वो खुद एजुकेशन की कमी है। उनको बताना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में ही ये पेंटिंग क्या चीज़ है, इसमें आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे।
पहला चीज़ तो देखो, दुनिया में पहला चीज़ तो सर्वाइव, अपन को सर्वाइव करना है सर्वाइविंग मोड तो है ना। बैलेंस हो उसके जाए। बाद सब कुछ है। आपके हाथ में रोटी नहीं है तो आप क्रांति की बातें करोगे तो कोई फायदा नहीं ना। कोई फायदा पहले हाथ में रोटी होनी चाहिए आपकी, उसके बाद आप बात कर पाओगे आगे। सही बात है। तो पहला तो उनको बेसिक नॉलेज मिले, बेसिक एकेडमिक नॉलेज मिले, वो ज़रूरी है। ऐसी फालतू की ज्ञान की बातें नहीं। एक प्रॉपर टीचर मिले उनको। अगर फैकल्टी नहीं है तो आप गेस्ट फैकल्टी लगाओ। सही बात। बहुत सारे मेरे नॉन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं पढ़ाना, मतलब कम पैसे में या फ्री में, लेकिन उनको मौका तो दो आप। उनको एंट्री नहीं होने दिया जाता, मतलब कॉलेज के अंदर एंटर हो गए मतलब उनकी जो है फैकल्टी अभी, हाँ, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कहीं इसी की वजह से आपने छोड़ तो नहीं दिया ये? मैं एक्चुअली फाइन आर्ट कॉलेज में नहीं था, मैं डिज़ाइन कॉलेज में था। अच्छा। डिज़ाइन कॉलेज में ठीक चल रहा था मेरा, थोड़ा बोरिंग सा हो गया था। वो 3 साल कंटिन्यू चल रहा था ना। शुरू का 1 साल थोड़ा कुछ अलग था मेरे लिए, नई चीज़ें थी। जी। सेकेंड ईयर भी ठीक था, थर्ड ईयर आके थोड़ा सा बोरिंग लग गया। वही ना, कलाकार को जब कुछ चीज़ बोरिंग लगती है तो फिर वो। तो अभी जब आप फ्रीलांस करते हो तो अभी तक आपने हाईएस्ट जो आपका कमर्शियल वर्क है वो कितना महंगा गया है? हाईएस्ट मैंने गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट किए। मैंने नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट किया है, मैंने इधर से आरबीआई का प्रोजेक्ट किया, आरबीआई का काफ़ी प्रोजेक्ट किया है मैंने। अच्छा। अभी भी दिल्ली में चल रहा है प्रोजेक्ट। और इसके अलावा अभी देखो जयपुर में थोड़ा सा कल्चर डेवलप हो रहा है वॉल आर्ट का, वॉल पेंटिंग का। हाँ। तो ज़्यादातर कैफ़े, ज़्यादातर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स, जो लग्जरी बिल्डिंग्स हैं, वो लोग वॉल आर्ट बहुत करवा रहे हैं। मतलब बजट रख रहे हैं अलग से, अच्छा। 2 लाख 3 लाख बजट रखना है मुझे इस बिल्डिंग का। क्या हुआ? तो वो अच्छी चीज़ है हमारे लिए, लोग कर रहे हैं, अच्छा काम मिल रहा है जयपुर में। तो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वही बाहर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे काम करने। बाहर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। सर आप अपने पर्सनल काम को और कमर्शियल काम को दोनों को बैलेंस कैसे करते हो? थोड़ा देखो, अच्छा सवाल है ये आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है कि कमर्शियल काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि पर्सनल काम करना मुश्किल हो जाता है। ये हमें सोचना पड़ेगा एक आर्टिस्ट के रूप में कि हमारे लिए पर्सनल काम कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। कमर्शियल काम को डिवाइड करो, बच्चों को बांटो, बच्चों को भी दो बेचारों को, आसपास लोगों को दो। बिल्कुल सबको दो, सबको देखो, मिल बांट के खाओ। सही बात। अकेले खाने जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पर्सनल काम तो करना ज़रूरी है। देखो तो क्योंकि कमर्शियल काम क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे थे कि पर्सनल काम कर पाए। सही ना, मैंने जॉब इसलिए स्टार्ट की थी ताकि मैं पेंटिंग कर पाऊँ, उस पैसे से पेंटिंग कर पाऊँ। मैंने कोरोना टाइम पे स्टार्ट की थी, उस टाइम प्रॉब्लम हो गई थी सब आर्टिस्टों को, बिल्कुल। है ना। तो मैंने कोरोना टाइम स्टार्ट की, इसलिए स्टार्ट की थी ताकि मैं उस पैसे से पेंटिंग कर पाऊँ। लेकिन हो उल्टा गया था, उस पैसे से मेरे खर्चे चल रहे थे ओनली, हाँ। पेंटिंग नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ से निकलना ही था मेरे को एक दिन। तो अब आपने बैलेंस किया हुआ है? अभी बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम परफेक्ट है। अभी 2 महीने हुए मुझे जॉब छोड़े हुए, हाँ। अभी परफेक्ट चल रहा है अभी सब। तो अभी आप अपना पर्सनल काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे शो है अभी, बॉम्बे में मेरा शो है अभी, क्या बात। और यूएस में मेरा ईयरली हर साल 1 शो होता ही है। मेरे पास एक आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जी। आर्ट में इस टाइम अभी कौन एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट है जो निरंतर काम करे जा रहा है? बॉम्बे बेल्ट के लोग हो गए ये, या फिर बंगाल बेल्ट के लोग हो गए, ये तो काफ़ी लोग काम करते ही। ये तो इनके तो खून में है, मतलब काम करना। जैसे हमारे राजस्थान में, जयपुर में जैसे मैथ की कोचिंग होती है, वैसे वहाँ पे आर्ट की कोचिंग होती है। मैं बंगाल 3-4 बार गया हूँ, मेरे सर वहीं के हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ के खून में है, वो वहाँ के कल्चर में है, कल्चर में आर्ट, है ना। तो वो लोग डेफिनेटली आगे हैं, अपने से बहुत आगे है ना। सही बात। वो लोग कर रहे हैं काम रेगुलर, अच्छी बात है। और वही लोग अब जगह जगह देश में फैल रहे हैं, और वही लोग एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है वो। तो जो आर्ट का स्टाइल जनरेट करते हैं बच्चे, ये बच्चों के लिए हमेशा प्रेशर होता है ना कि आप ना अपना स्टाइल बनाओ, अपना स्टाइल बनाओ। तो वो कहीं ना कहीं कॉपी करने लग जाते हैं, फिर पीयर प्रेशर में अपने आप को ही बोलने लग जाते हैं कि मेरे से तो हो नहीं रहा, तो छोड़ देता हूँ। तो इस चीज़ से बच्चे कैसे टैकल करें आप? नहीं देखो, कॉपी तो करना ही पड़ेगा आपको शुरुआत में। आपको मास्टर आर्टिस्ट का कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, सीखने के लिए करना ही पड़ेगा, वो तो शुरुआती चरण है वो तो, ना। ठीक है ना। अब एक बच्चा होता है, पेरेंट को देख के तो सीखता है, पेरेंट बोलता है उसको मम्मा पापा, सही बात। से सीखता है वो। धीरे धीरे बच्चे का अपना स्टाइल खुद का डेवलप हो जाता है। कैसे होता है, मतलब वो करते करते हो जाता है ना। अच्छा, बच्चा जब काम करेगा रेगुलर, तो वो खुद अपनी, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहेंगे उसके। सही बात है। वो थोड़े टाइम बाद इधर निकलेगा, थोड़े बाद उधर निकलेगा, थोड़ी चीज़ें वहाँ से लेगा, थोड़ी चीज़ें वहाँ से लेगा, तो सब चीज़ें उसके अंदर मिक्सर हो जाएगी। वो अपना कुछ उसका वर्जन निकलेगा, कुछ बेस्ट निकल के कुछ आएगा। निकल के आएगा। वो डिपेंड करता है बच्चा कितनी मेहनत करेगा, हाँ, उस पर डिपेंड करता है सही बात है। कितना ऐसा एजुकेशन मिलेगा उसे आगे। सर अभी के टाइम पे जैसे कॉलेजेस में ना बच्चे लड़के लड़की रिलेशनशिप्स में लग जाते हैं, अपने काम से भटक जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप क्या बोलोगे? नहीं, करो ना, क्या दिक्कत है यार, वो तो सब समय की मांग है। उसने क्या है कि देखो, आपको अगर अच्छा पार्टनर मिला है तो वो आपको आगे लेके जाएगा, बिल्कुल, है ना। वो बात वही सही गलत की होगी। अगर गलत पार्टनर मिला है तो वो आपको एक दिन नीचे लाके छोड़ेगा। तो अच्छे पार्टनर का चुनाव करो, तो आगे बढ़ो। सर आप पेंटिंग के अलावा कोई और आर्ट प्रैक्टिस करते हो? लिखना, गाना कुछ? पहले लिखता था,
कॉलेज टाइम में लिखता था, उसके बाद सब छोड़ दिया, कमर्शियल काम उससे करने लगा, सब छोड़ दिया। पहले डायरी होती थी साथ में, तो लिखते थे कुछ ना कुछ, डेली अपडेट लिखते थे। अच्छा। क्योंकि वो मतलब एक बार किसी बुक में पढ़ लिया था, जैसे डेली अपडेट लिखने से कुछ अपना डेवलपमेंट अच्छा होगा, ऐसा था होगा, तो लिखते थे वो। एक बार फिर से थोड़ा सा एक वो रूटीन बन गया था, लेकिन वो धीरे धीरे छूट गया मेरे को। तो काम के बारे में लिखते हो? काम के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी होता है आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सप्रेस करना पहले अपने काम को आना चाहिए। मैं लोगों के बारे में लिखता हूँ, मैं जो जिनसे मिलता हूँ मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि यार क्या आदमी है, भाई किसने मेरे से क्या बात की, ये किस टाइप का आदमी हो सकता है। मैं वो थोड़ी चीज़ ज़्यादा लिखता हूँ, अच्छा। थोड़ा सा स्टोरी बना के लिखता हूँ मैं, उस आदमी को लेकर मैं कोई स्टोरी क्रिएट करता हूँ, और वो मैं लिखता हूँ थोड़ा सा व्यंग्यात्मक तौर पे, थोड़ा सा पॉलिटिकल तौर पे, उसको मैं एड ऑन करके मैं कुछ ऐसा कुछ लिखता था पहले। अभी तो नहीं पढ़ा होगा मेरा पहले पुराना में। आपके क्या पॉलिटिकल व्यूज़ है? आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? देखो, कलाकार को कोई पॉलिटिकल व्यू में नहीं पढ़ना चाहिए। कलाकार का अपना खुद का एक मतलब कलाकारी खुद की एक अपनी सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है। अच्छा। हाँ, पहली बात तो कलाकार हमेशा विपक्ष में होता है, पहली बात तो कलाकार अगर सत्ता के साथ बैठ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, हाँ, है ना। सही बात है। कोई तो पीछे रहे जो हकीकत दिखाने के लिए सामने आए। तो सर, जैसे आपने पहले बताया कि जब भी आप नए लोगों से मिलते थे तो उनके ऊपर कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से लिखते थे अपनी डायरी में, कुछ स्टोरी टेलिंग करके। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग आपसे मिलें तो आप हमारे बारे में भी लिखोगे सर। जी सर, बिल्कुल। एक्चुअली मैं देख रहा था यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस, पॉडकास्ट इस सब आर्टिस्टों का, ऐसा कुछ खास कंटेंट है नहीं यूट्यूब पे, है ना। तो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतने यंग आर्टिस्ट को लेकर आप जो पॉडकास्ट कर रहे हो, ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा मूवमेंट, अच्छा इसको इनिशिएट बोलेंगे अपन जी। और आप करते रहिए, है ना। बहुत सारे आर्टिस्ट है जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, छुपे हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उनको लेके आओगे जनता के सामने, आर्टिस्ट स्टूडेंट्स के सामने, तो ये मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होगा, सही बात है ना। और आप सभी लोग ऑल आर्ट स्टूडियो को सपोर्ट करें, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनके साथ जुड़िए, इनको समर्थन दीजिए, मज़ा आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू यार, आपने Thank you, sir. समय दिया, आपने मुझे इस लेवल पे समझा कि मैं कोई इंटरव्यू दे पाऊँ। इससे पहले मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया। जरूर। आप आए, आपको अच्छा लगा होगा डेफिनेटली यहाँ पे आके। बिल्कुल सर, जी जरूरी आर्टिस्ट के लिए अपनी बात रखना जी, बहुत ज़रूरी। बिल्कुल बिल्कुल।